चलिए, तो आज हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण को देखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दो चरणों में हुआ है। प्रथम चरण 1930 से लेकर के 1931 तक है और द्वितीय चरण 1932 से लेकर के 34 तक हुआ है। तो इस प्रकार से इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमको दो चरणों में देखना होता है और इसी दौरान हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी जो घटनाएं हुई हैं या फिर जो भी आंदोलन से संबंधित चीज़ें हैं उसको हमको देखना होगा। खास करके जंगल सत्याग्रह हमारे छत्तीसगढ़ में 1930 में हम लोग बहुत सारे जंगल सत्याग्रह पढ़ते हैं। तो इसमें तो फिलहाल जंगल सत्याग्रह के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इसका जस्ट अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग जंगल सत्याग्रह को देखेंगे। प्रथम जो जंगल सत्याग्रह है वो 1922 में हो चुका है, धमतरी में जो हुआ था सिंहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। और उसके बाद यहाँ पर 1930 में और जो भी जंगल सत्याग्रह है, लगभग 8-10 जंगल सत्याग्रह को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर एक मतलब दो और जंगल सत्याग्रह है जो कि 1938-39 में हुआ था, है ना। उसको भी अपन उसी वीडियो में बात करेंगे। मतलब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग मुख्य रूप से जितने भी जंगल सत्याग्रह है उनके बारे में बात करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपको वहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण है इसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में किस प्रकार से लोगों ने हिस्सा लिया और किस प्रकार से यह आंदोलन का संचालन लोगों ने किया, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो सबके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के प्रश्न मतलब प्रश्न पूछे गए हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर शुरू करते हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण को। और इस प्रथम चरण का मतलब प्रथम चरण के पीछे का जो कारण है उसको हम लोग पहले समझेंगे। इस प्रकार से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, गांधी जी के द्वारा जो ये चलाया गया आंदोलन, तो क्यों चलाया गया, इसके पीछे का कारण क्या है और कब से शुरू किया गया है। इसके अलावा जो दांडी मार्च है वो भी इसी का हिस्सा है। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक पैदल यात्रा चले जाते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हैं 24 दिन की यहाँ पर यात्रा ये कर देते हैं। तो इनके बारे में इस प्रकार से हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे का जो प्रमुख कारण है यहाँ पर इसको समझते हैं। गांधी जी के द्वारा 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग रखा गया था। ठीक है, अंग्रेजों के समक्ष। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था अंग्रेजों के समक्ष, मतलब कि यहाँ पर वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के मतलब समक्ष या फिर सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग रखा था। ठीक, किसने रखा था, गांधी जी ने रखा था। लेकिन इन्होंने मतलब ये जो लॉर्ड इरविन है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ही, इन्होंने ये 11 सूत्री जो मांग गांधी जी के द्वारा रखा गया था इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाया। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बोलें तो अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसके मतलब गांधी जी के जो 11 सूत्री जो मांग है इसको अस्वीकार कर दिया गया। अब 11 सूत्री मांग में बहुत सारा मांग था, मतलब कि 11 वहाँ पर मांग रखा गया था, ऐसा वैसा इस प्रकार से बहुत कुछ मांग रखा गया था। फिलहाल उसको हम लोग भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल टाइम वेस्ट होगा, उसको छोड़ते हैं अभी। तो जो 11 सूत्री मांग रखा गया था गांधी जी के द्वारा, इस मांग को लॉर्ड इरविन और ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अस्वीकार कर दिया। खास करके यहाँ पर लॉर्ड इरविन ने कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दिया। तो इसी के वजह से मतलब कि इनके 11 सूत्री मांग के अस्वीकार हो जाने की वजह से फिर गांधी जी क्या मतलब क्या ठानते हैं कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का एक बैठक होता है और इसी समिति में यह निर्णय लिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा इस प्रकार से यह निर्णय लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है अब। तो अब देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत कैसे होगा। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो गांधी जी के जो दांडी मार्च है वो वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, दांडी मार्च मतलब कि यहाँ पर देखो साबरमती से लेकर के दांडी तक गांधी जी पैदल यात्रा में निकल जाते हैं। मतलब कि अपने 78 अनुयायियों को 78 जो अनुयायी है मतलब कि 78 जो मेंबर है उनको ले करके दांडी के लिए पैदल यात्रा निकल जाते हैं। ठीक, कहाँ से निकलते हैं, साबरमती से निकलते हैं। और ये दांडी और साबरमती दोनों गुजरात में ना, जैसे अभी ध्यान देंगे इस प्रकार से अगर मैं आपको मैप बनाकर बताऊँ, इस प्रकार से ये गुजरात का अगर मैप बनाऊँ ऐसे, ये गुजरात है ऐसा कुछ।
तो यहाँ पर इस प्रकार से साबरमती यहाँ पे है ना, यहाँ पे साबरमती आश्रम, तो इस साबरमती आश्रम से इस प्रकार से गांधी जी पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं अपने 78 अनुयायियों के साथ, और इस प्रकार से दांडी पहुंच करके, है ना, दांडी नामक जगह पे पहुंच करके समुद्र किनारे वो मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, ये दांडी है और ये साबरमती है से। तो साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं, और कब निकलते हैं? 12 मार्च को। देखो 12 मार्च 1930 को साबरमती से पैदल यात्रा के लिए निकलते हैं, और 24 दिन लगता है। ठीक है, 24 दिन लगता है। 6 अप्रैल को, हालांकि 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंच गए रहते हैं ना, 5 अप्रैल को दांडी पहुंच जाते हैं, लेकिन 6 अप्रैल को मुट्ठी भर नमक उठा करके, मतलब दांडी में इस प्रकार से मुट्ठी भर नमक उठा करके वहां पर नमक कानून का उल्लंघन कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो पहले अंग्रेज क्या करते थे, नमक बनाने पर भी टैक्स लगा देते थे, नमक पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते थे अंग्रेज। तो गांधी जी का कहना यह था कि नमक तो एक मूलभूत आवश्यकता है ना, बिना नमक का तो इंसान खाना नहीं खा सकते या फिर जीवन यापन कर पाना मुश्किल है। तो नमक एक मूलभूत आवश्यकता है, लोगों को ये जरूरी है, और इस पर आप टैक्स लगा रहे हो, जैसे कि हवा पानी ये सभी क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। इसी प्रकार से नमक भी एक मूलभूत आवश्यकता है, इस पर आप अगर टैक्स लगा रहे हो तो ये गलत बात है बोल करके नमक कानून को तोड़ देते हैं। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। कम से कम नमक एक ऐसा चीज होना चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा टाइप से गांधी जी का कहना था। तो इस प्रकार से गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून का उल्लंघन किया। तो नमक कानून का उल्लंघन किस प्रकार से किया आपको यहाँ पर समझ लेना है। मतलब कि देखो 12 मार्च से, है ना, 12 मार्च 1930 से पैदल यात्रा चलना शुरू करते हैं, और 6 अप्रैल को, मतलब 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को ये नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो इतने दिन, मतलब कि यहाँ पर 24 दिन का समय लगता है, 24 दिन में ये दांडी मार्च को पूरा करते हैं। इनके साथ 78 अनुयायी थे, मतलब कि 78 मेंबर इनके साथ और थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम जो चरण है, प्रथम चरण के पीछे का जो कारण है वो आपको मैंने पहले समझाया कि जो गांधी जी का 11 सूत्री मांग था उसको अस्वीकार कर दिया गया था। इस वजह से गांधी जी ने ठाना कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। और 12 फरवरी 1930 को साबरमती में एक कांग्रेस के जो कार्यकारिणी समिति का एक बैठक होता है, उसमें निर्णय लिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया, तो अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ क्या हमारे पूरे देश में भी अलग अलग जगह पे लोगों ने नमक कानून को उल्लंघन किया। जंगल कानून जो बनाया गया था उसका उल्लंघन किया, और जो भी कानून था लोगों का वो सभी कानून को लोगों ने उल्लंघन किया। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून बनाया गया था, बहुत सारे कानून उनका उल्लंघन करना शुरू किया। खास करके यहाँ पर हम लोग जंगल कानून को देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो जो जंगल से तगड़ा है वो तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो ये जो प्रमुख जगह है, जैसे कि रायपुर है, बिलासपुर है, धमतरी है, यहाँ पर जो और बहुत सारी जो घटनाएं हैं उसको हमको समझना है। ठीक है, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण है, इसमें जो भी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, जो भी आंदोलन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो सबको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। तो सबसे पहले रायपुर में जो भी आंदोलन हुआ है उसको यहाँ पर देखिए। तो रायपुर में 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल, ठीक है, 6 से लेकर के 13 अप्रैल तक के पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया है। ठीक, क्या मनाया गया है? पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया। ठीक, 6 से लेकर के 13 अप्रैल तक के पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया, जिसके नेतृत्वकर्ता पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। ठीक है, देखो याद रखिएगा नाम को इसका, पंडित रविशंकर शुक्ल का, और ऊपर से डेट को याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछा गया ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया था। पूर्ण स्वराज सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था, या फिर इसका नेतृत्वकर्ता कौन है, आगे हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ये तो देखेंगे उसको। अब इसका देखिए दूसरा क्या हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 15 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, रायपुर में क्या राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ है 15 अप्रैल 1930 को। और ये जो राजनीतिक परिषद का सम्मेलन है इसको 13 अप्रैल को होना था। यह मतलब डेट दिया गया था कि 13 अप्रैल 1930 को यह राजनीतिक परिषद का सम्मेलन करना है, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाना था। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उनके गिरफ्तारी होने के बाद यहाँ पर 15 अप्रैल को मतलब जो अध्यक्षता है वो सेठ गोविंद दास जी करते हैं, और ये रायपुर में जो राजनीतिक सम्मेलन है उसको मतलब कि संपन्न करते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में भी ये पूछा गया था कि
रायपुर के जो राजनीतिक सम्मेलन है, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल 1930 को होना था और ये 15 अप्रैल 1930 को हुआ, क्योंकि जो पंडित जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू है, उनको अंग्रेज क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। इस वजह से इसको 2 दिन बाद यहाँ पर सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में किया जाता है। तो ये जो रायपुर में राजनीतिक परिषद को जो सम्मेलन हुआ, ठीक है, 15 अप्रैल को जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल है, द्वारिका प्रसाद मिश्र है, महंत लक्ष्मी नारायण दास है। तो ये 4 नाम आपको विशेष करके याद रखना है, ठीक है, ये 3 नाम है ना, ये 3 नाम, और यहाँ पर ये अध्यक्षता जिसने किया उसका नाम। तो सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ल है, द्वारिका प्रसाद मिश्र और महंत लक्ष्मी नारायण दास। एग्जाम में पूछा गया है ना, इसको ध्यान में रखेंगे कौन कौन सम्मिलित ऐसे आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि HCl और मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि सोडा, ये दोनों को मिला करके, मतलब कि HCl और सोडा को मिला करके, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा को मिला करके नमक बनाया गया। क्या बनाया गया? नमक बनाया गया। इसको अगर आप इस प्रकार से देखेंगे ना, इस प्रकार से केमिकल इसका रिएक्शन अगर हम इसका बनाएं HCl प्लस NaOH, तो ये कुछ इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बनता है, NaCl बनता है और इस प्रकार से पानी बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये H और ये वाला H मिल करके क्या बना देगा? पानी बनाएगा, और बाकी यहाँ पर सोडियम और ये क्लोरीन दोनों मिला करके नमक बनाता है, NaCl बनाता है, ये ऐसे। तो इसमें मतलब कि रायपुर राजनीतिक परिषद का जो सम्मेलन हुआ, इसमें इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला करके नमक बनाया गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी क्या किया गया? नमक कानून का उल्लंघन किया गया। तो देखो, नमक कानून का उल्लंघन यहाँ पर भी किया जा रहा है, लेकिन अलग तरीके से। मतलब कि यहाँ तो हमारे यहाँ तो समुद्र है नहीं, समुद्र किनारे जाकर के नमक बनाएंगे, ऐसा तो कुछ घटना यहाँ पर नहीं कर सकते। तो क्या किया जा रहा है? सोडियम क्लोराइड और HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर यहाँ पर NaCl बनाया जा रहा है, ठीक है, नमक बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये हुआ है। चलो अब देखो, यहाँ पर इसको याद रखने का थोड़ा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। याद रखने का कुछ निमोनिक टेक्निक आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझ आएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो सेठ गोविंद दास है ना, सेठ गोविंद दास है, और पंडित रविशंकर शुक्ल है, द्वारिका प्रसाद मिश्र है, महंत लक्ष्मी नारायण दास हैं। तो यहाँ पर ऐसे याद रखेंगे कि जो ये सेठ हैं, ठीक, कौन? जो सेठ हैं गोविंद दास, तो ये सेठ नमक मांगने के लिए जाते हैं। किसके द्वार जाएंगे? लक्ष्मी और शंकर के द्वार जाएंगे। मतलब कि शंकर लक्ष्मी के द्वार, शंकर लक्ष्मी के द्वार में जाएंगे, है ना। शंकर भगवान और लक्ष्मी माता के द्वार पहुंच जाते हैं। कौन? सेठ जाते हैं। सेठ क्या करते हैं? नमक मांगने जाते हैं। क्या करने? नमक मांगने के लिए। तो यहाँ पर जो नमक कानून का उल्लंघन किया जा रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे जो रायपुर में, उसमें ये 4 नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। सेठ गोविंद दास है, ये सेठ गोविंद दास कहाँ पहुंच जाते हैं? शंकर और लक्ष्मी के द्वार पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो तीनों का नाम इस प्रकार से नीचे है, ऊपर ये सेठ गोविंद दास है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रखें ना, अध्यक्षता किसने किया है? सेठ ने किया है, सेठ गोविंद दास ने किया है। और शंकर, द्वारका और लक्ष्मी नारायण, ये तीनों का नाम और याद रखना पड़ेगा, है ना। तो रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये 3 नाम, और ये सेठ गोविंद दास। तो इस प्रकार से इसको याद रखें कि जो सेठ हैं, जो सेठ गोविंद दास हैं, वो शंकर और लक्ष्मी भगवान के द्वार में पहुंच जाते हैं। क्या करने के लिए? नमक मांगने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। पट्टा मत लो और कर न दो आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। पट्टा मत लो और कर न दो आंदोलन चलाया गया 1930 में। तो ये आंदोलन 2 जगह पे चलाया गया था। एक तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा रायपुर में चलाया गया, और दूसरा गजाधर शाह द्वारा बिलासपुर में चलाया गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये जो पट्टा मत लो और कर न दो नाम से एक नारा दिया गया, और ये आंदोलन यहाँ पर चलाया गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के 5 पांडव। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस दौरान छत्तीसगढ़ में 5 पांडव भी बनाए गए थे, है ना। 5 पांडव, ये जो भी आंदोलन है इसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए छत्तीसगढ़ में 5 पांडव बनाए गए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्जुन। बनाया गया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। मतलब यहाँ पर इनको उपाधि दिया गया था। 5 पांडव जो होते हैं ना, तो
उन्हीं के रूप में यहाँ पर इनको उपाधि दिया जा रहा है। तो अर्जुन बनाया गया था किनको, अर्जुन की उपाधि किनको दी जा रही है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। अब इसको भी याद करने का आपको अभी तरीका बताऊंगा ना, लेकिन ये अर्जुन को याद रखेंगे, ठीक है। अर्जुन इंपॉर्टेंट है और ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े हस्ती थे, है ना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह हम लोग बहुत बार पढ़ रहे हैं ना, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह इस प्रकार से याद रखेंगे। अब भीम बनाया गया था, ठीक है। भीम किनको, लक्ष्मी नारायण दास को, ठीक है। भीम बनाया किसको, लक्ष्मी नारायण दास को। इसको आप लोग ऐसे याद रख लेंगे, देखो ये भीम किसको बनाया गया था, लक्ष्मी नारायण दास को, तो ऐसे भील याद रखेंगे, भीम और लक्ष्मी ऐसे, तो पहले भील याद रखेंगे। इसके बाद देखो युधिष्ठिर बनाया गया था वामन राव लाखे को, है ना। युधिष्ठिर बनाया गया था वामन राव लाखे को, तो यू याद रखेंगे ऐसे, और वामन राव लाखे को बनाया गया था, तैसे युवा याद रखेंगे, है ना। तो ये भील युवा, भील युवा, भील युवा। अब यहाँ पर देखो सहदेव है, सहदेव किसको बनाया गया था, शिवदास डागा को बनाया गया था, तो भील युवा। अब यहाँ पर सहदेव और डागा किसको, शिवदास डागा, तो यहाँ पर ऐसे ड बना लो, या फिर यहाँ पर द बना लो, ऐसे दागा से मैं दा बना दिया ऐसे, सदा, इसको कुछ रिलेट करने वाला हूँ इसलिए, तो भील युवा सदा ऐसे हो गया। अब यहाँ पर नकुल है और मौलाना अब्दुल रऊफ है, तो यहाँ पर नकुल से न, लेकिन मैं मौलाना का मौ पहले लिख रहा हूँ ऐसे, मौ और न, ठीक है ऐसे। तो भील युवा सदा ही मौन, कैसे याद रखेंगे, भील युवा सदा ही मौन। भी से क्या रहेगा, भीम रहेगा। भीम किसको बनाया गया था, लक्ष्मी नारायण दास को बनाया गया था। युधिष्ठिर किसको बनाया गया था, वामन राव लाखे को बनाया गया था। सहदेव किनको बनाया गया था, शिवदास डागा को बनाया गया था। और नकुल किसको बनाया गया था, मौलाना अब्दुल रऊफ को बनाया गया था, ठीक है। मौलाना अब्दुल रऊफ को बनाया गया था। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो 5 पांडव बनाए गए थे, इसमें तो सबसे पहले तो आपको इसको याद रखना ही है, अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, एग्जाम में भी आया हुआ था, ठीक है। आपको क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा, तो अर्जुन को तो नाम याद रखना ही है। यहाँ पर अर्जुन किसको बनाया गया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बनाया गया था। और बाकी यहाँ पर ये जो 4 नाम और है, इसको आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं, ठीक है। भील युवा सदा ही मौन, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है। चलिए, तो ये रायपुर में जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में जो भी घटनाएं हुई हैं, उसको हम लोगों ने इस प्रकार से समझा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बिलासपुर में और कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उसको, ठीक है। बिलासपुर में और धमतरी में, हालांकि छत्तीसगढ़ में और भी जगह है ना, मुंगेली में है, दुर्ग में है, तो यहाँ पर छोटी मोटी जो भी घटनाएं हुई हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको मुख्य रूप से बिलासपुर, धमतरी, रायपुर, ये 3 जगह को याद रखना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर बिलासपुर, तो बिलासपुर में जो भी आंदोलन हुआ है, यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखेंगे झंडा, ठीक है। झंडा फहराने का जो भी काम हुआ है सब बिलासपुर में हुआ है, ठीक है। तिरंगा झंडा फहराने का जो भी काम हुआ है सब बिलासपुर में, एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान में रखेंगे। ना तो रायपुर में झंडा फहराया गया था, ना तो इधर धमतरी वमतरी में। बिलासपुर ही एक ऐसा जगह था जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान झंडा फहराया गया था। ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखेंगे इसको, आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहां पर आएगा। तो देखो बिलासपुर में बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में 3 दिवस के अथक प्रयास से बिलासपुर के टाउन हॉल में झंडा फहराया गया था। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि बिलासपुर जो टाउन हॉल है, बिलासपुर टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। किसके प्रयास से फहराया गया था, बैरिस्टर छेदीलाल। और वैसे बैरिस्टर छेदीलाल हम लोग देखते हैं कि जब भी बिलासपुर का नाम आता है बैरिस्टर छेदीलाल का नाम आ ही जाता है। तो बैरिस्टर छेदीलाल के अथक प्रयासों के माध्यम से यहाँ पर बिलासपुर जो टाउन हॉल है, बिलासपुर टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया गया था, ठीक, ये हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखेंगे 8 अगस्त। अब देखो इसका भी डेट है, लेकिन फिलहाल मैं उसका डेट एक्यूरेट नहीं है और एग्जाम में भी इसको अभी तक नहीं पूछा गया, इसलिए उस डेट को मैं यहाँ पर मैं स्किप करती हूँ, ठीक है। बिलासपुर जो टाउन हॉल है उसको चाहेंगे तो उसको कभी और डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको याद रखेंगे, ठीक है। 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के जो शासकीय हाई स्कूल, ठीक है, शासकीय हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती के द्वारा तिरंगा फहराया गया, ठीक है। क्रांति कुमार भारती के द्वारा यहाँ पर बिलासपुर के जो शासकीय हाई स्कूल है वहाँ पर झंडा फहराया गया। तो देखो बिलासपुर में 2 जगह पर हम लोग तिरंगा झंडा फहराने का जो घटना है उसको हम लोग देख रहे हैं। एक तो बिलासपुर का हाई स्कूल है ना, बिलासपुर को शासकीय हाई स्कूल में हम लोग देखते हैं क्रांति कुमार भारती, नाम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है ना। तिरंगा झंडा इस प्रकार से स्कूल में फहराया गया। इसके अलावा हम लोगों ने बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता में यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो बिलासपुर टाउन हॉल है वहाँ पर झंडा फहराया गया। तो ये 2 जगह याद रखेंगे, सिर्फ बिलासपुर में है ना। अब इसके बाद देखो वासुदेव देवरस की अध्यक्षता में बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया गया। वानर सेना क्या चीज है, जैसे होता क्या था यहाँ पर जो भी आंदोलन चल रहा है यहाँ पर,
तो अंग्रेज हमेशा क्या करते थे कि अगर किसी के ऊपर भी अगर शक हुआ या फिर किसी को इस आंदोलन में पकड़ लिया गया तो सीधा उठा के जेल में डाल देते थे। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा क्या किया गया, जो भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करता है, उनके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उनको एक वानर सेना के रूप में गठित कर दिया, है ना। मतलब वानर सेना के रूप में उनको एक संगठन का रूप दे दिया, छोटे छोटे बच्चों को एक टीम बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, और उन बच्चों को कुछ कुछ काम दिया गया, कुछ कुछ काम जैसे कि यहाँ से वहाँ तक संदेश पहुँचाना है, एक जगह पे कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं पर अगर संदेश पहुँचाना है, कोई पत्र पहुँचाना है, कोई वस्तु पहुँचाना है, कोई सामान, छोटा मोटा सामान पहुँचाना है ना। तो इस प्रकार से छोटी मोटी जो गतिविधियाँ हैं उसको अंजाम देने के लिए ये जो वासुदेव देवरस है उसकी अध्यक्षता में वानर सेना का गठन किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को संगठित कर क्या करते हैं, वानर सेना का गठन करते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण है इसमें हम लोग देखते हैं कि बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया गया। ठीक है, बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया गया, किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में भी होता है, ठीक है, द्वितीय चरण में भी होता है, हम लोग देखेंगे द्वितीय चरण में रायपुर में होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, बिलासपुर में नहीं, रायपुर में हम लोग देखते हैं। तो जो बलीराम आजाद या फिर बलीराम दुबे की अध्यक्षता में रायपुर में हम लोग द्वितीय चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में वानर सेना का गठन देखेंगे। ठीक है ना, वो लेकिन वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में, तो उसको हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में यहाँ पर वासुदेव देवरस की अध्यक्षता में बिलासपुर में यहाँ पर गठित किया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से वानर सेना हुआ। अब देखो यहाँ पर धमतरी में 1930 के जो नमक सत्याग्रह हुआ है, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर जो हो रहा है, इसमें नारायणराव मेघावाले ने मुख्य नेतृत्व का जिम्मेदारी इन्होंने लिया। मतलब कि नमक जो सत्याग्रह यहाँ पर हुआ धमतरी में, किन्होंने नेतृत्व किया, नारायणराव मेघावाले ने नेतृत्व किया। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे नारायणराव मेघावाले ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, धमतरी में। इसके अलावा 1 मई 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, 1 मई 1930 को पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, और कहाँ पर की गई, नथुजी जगताप के निवास स्थान पर। अच्छा, दूसरा चीज याद रखेंगे, जब हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे तो असहयोग आंदोलन के दौरान भी एक सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा स्थापित किया गया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ही। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ही रायपुर में, कहाँ पे, रायपुर में स्थापित किया गया था ना, रायपुर में स्थापित किया गया था। और ये हम लोगों ने कब पढ़ा था, 7 फरवरी को। ठीक है, इसको डेट को एक बार आप लोग चेक करिएगा, लेकिन यही डेट है, 7 फरवरी 1900, ठीक है, 21, ठीक है, 7 फरवरी 1921 को रायपुर में, ठीक है, रायपुर में यहाँ पर क्या किया गया था, सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हो रहा है 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हो रहा है, इस दौरान धमतरी में यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया जा रहा है। मतलब हम लोगों ने क्या देखा, असहयोग आंदोलन के दौरान जो सत्याग्रह आश्रम है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, रायपुर में हुई थी। जबकि धमतरी में अगर देखा जाए तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हो रही है, 1930 में हो रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो 2 जगह पर सत्याग्रह आश्रम स्थापित होता है हमारे छत्तीसगढ़ में। एक तो रायपुर में हुआ था, है ना, रायपुर में हुआ था, कब हुआ था, 1921 में हुआ था। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कहीं पर तो आएगा, देखो ये इस प्रकार से 7 फरवरी 1921 को हम लोग देखेंगे रायपुर में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था। जबकि यहाँ पर 1930 में हम लोग देख रहे हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस दौरान धमतरी में, है ना, धमतरी में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया जाता है। तो सत्याग्रह आश्रम स्थापित करने का जो जिम्मेदारी है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ही लेते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा ही लेते हैं, सुंदरलाल शर्मा ना, रविशंकर शुक्ला शायद बोल दिया होगा, तो ध्यान देंगे उनको। देखो, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ही क्या, धमतरी में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया जा रहा है। रायपुर में भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन वो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ पर धमतरी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हम लोगों ने देख लिया। ये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना नथुजी जगताप के निवास स्थान पर किया गया था। और कब स्थापित किया गया था, 1 मई 1930 को स्थापित किया गया था। ठीक, किनके द्वारा स्थापित किया गया, पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए, वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में भी हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वहां पर, और हमारा रिविजन हो जाएगा, है ना।
चलिए पहले यहाँ पर और 2-4 क्वेश्चन है, उससे पहले उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में नमक कानून भंग किया? तो देखो हम लोगों ने देखा है ये जो 15 अप्रैल 1930 को यहाँ पर जो नमक कानून भंग किया गया था, इसमें कौन कौन शामिल थे ये हमको बताना है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताया था, ठीक है। मैं ट्रिक क्या बताया था कि सेठ हैं, मतलब सेठ गोविंद दास है, वो शिव और लक्ष्मी के द्वार नमक मांगने के लिए जाते हैं, है ना। मतलब कि नमक भंग यहाँ पर किया जा रहा है, नमक कानून भंग किया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि लक्ष्मी, शंकर, सेठ, द्वारिका, ये सभी थे, ठीक है। तो चारों का चारों नाम हमको क्या लेना पड़ेगा, सही लेना पड़ेगा। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही रहेगा, ठीक है। ट्रिक आपको बता चुका हूँ कि जो सेठ गोविंद दास है वो शंकर और लक्ष्मी माता के द्वार, मतलब शंकर भगवान लक्ष्मी माता के द्वार नमक मांगने के लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे इसको। उपरोक्त तो सभी से क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको देखो दूसरा क्वेश्चन को, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अब यहाँ पर हमको सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन क्या बोला है, छत्तीसगढ़ में 6 से 13 अप्रैल 1930 तक पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाया गया था, ठीक है, सही है, हम लोगों ने देखा है इसको, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल ने 15 अप्रैल को रायपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया, क्या ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है। रायपुर में किसी भी तरह से झंडा नहीं फहराया गया है, ध्यान रखेंगे, रायपुर में झंडा नहीं फहराया गया है। जबकि बिलासपुर में हम लोग देखते हैं बिलासपुर में झंडा फहराया गया है, बिलासपुर टाउन हॉल में भी, बिलासपुर के जो शासकीय स्कूल था वहां पर भी, दोनों जगह पे झंडा फहराया गया था। आगे देखेंगे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ में 16 अप्रैल को हड़ताल हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कथन एक ही सही है, केवल कथन एक सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब देखो अगला और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसने धमतरी में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? ठीक, कहाँ? धमतरी में। तो धमतरी में मैंने आपको समझाया हुआ है, नारायण राव मेघावाले, ठीक है, नारायण राव मेघावाले ने क्या किया है, धमतरी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। अगर याद नहीं आएगा तो ऐसे कुछ याद रख लेंगे कि नमक हम किस में नमक डालते हैं, सब्जी में डालते हैं ना, तो ऐसे मेघा याद रखेंगे, ठीक है। मेघा का नाम एक लड़की का नाम है ना, तो इसको मेघा एक लड़की के नाम रिलेट करके आप ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। खास करके खाना किनके द्वारा बनाया जाता है, लड़कियों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर मेघा क्या कर रही है, नमक डाल रही है, किसमें? सब्जी में नमक डाल रही है, ऐसे याद रखेंगे। तो धमतरी में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, इसका जो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेघा वाले थे, नारायण राव मेघा वाले। तो ऐसे इसको कुछ ना कुछ रिलेट करके आप याद रखेंगे, तब दिमाग में रहता है बहुत लंबे समय के लिए, वरना भूल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडवों में अर्जुन कौन थे? ठीक है, अर्जुन पूछा गया है, कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बता चुका हूँ, और इनको भी बताया था, भील युवा सदा ही मौन, ठीक, ऐसे में समझाया था ना, भील युवा सदा ही मौन। तो वहाँ पर जो भील युवा सदा ही मौन है, उसे आप लोग रिलेट कर करके याद रखें कि यहाँ पर वामन राव लाखे को क्या बनाया गया था, लक्ष्मी नारायण दास को क्या बनाया गया था, है ना, भीम लक्ष्मी, इस प्रकार से रिलेट कर करके याद रखें। शिवदास डागा को क्या बनाया गया था? तो अर्जुन किन को बनाया गया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बनाया गया था, ठीक है, ऐसे इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? ठीक है, तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा झंडा किसने फहराया था? तो क्रांति कुमार भारती, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ना, क्रांति कुमार भारती। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 अप्रैल को महाकौशल राजनीतिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रायपुर में होने वाला था। चूंकि वे गिरफ्तार कर लिए गए, अतः उनकी अनुपस्थिति में 15 अप्रैल 1930 को अधिवेशन संपन्न हुआ। उनकी अनुपस्थिति में किसने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ठीक, इसको भी मैं समझा चुका हूँ, किसने की थी? सेठ गोविंद दास ने अध्यक्षता की थी। तो जो रायपुर में 13 अप्रैल को होने वाला था ये महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन, या फिर जो राजनीतिक सम्मेलन है रायपुर में जो होने वाला था, उसको भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। ये 13 अप्रैल को होने वाला था। अध्यक्षता कौन करने वाले थे?
जवाहरलाल नेहरू करने वाले थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू करने वाले थे, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक, गिरफ्तार हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार हो गए। इस वजह से 15 अप्रैल को मतलब इसकी अध्यक्षता सेठ गोविंद दास ने की और यह जो सम्मेलन है इसको पूरा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की, ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अनेक जगह पर जंगल सत्याग्रह आयोजित किया गया, ठीक, ऐसा हुआ था। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। अब देख लेते हैं अगला और क्या कह दिया है। शराबबंदी के लिए कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई थी क्या? नहीं हुआ था। कुछ स्थानों में भीड़ ने सरकारी भवनों में आग लगा दी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? ये है, जंगल सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? हमको पता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम के बारे में जब भी आएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा याद रखेंगे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ये जो अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ रहे हैं, उस समय जो सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था वो धमतरी में किया था। ठीक है, धमतरी में इन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया था। जबकि असहयोग आंदोलन जब हम लोग देख रहे थे तो उस समय भी 7 फरवरी 1921 को सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था, लेकिन वो रायपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, रायपुर में स्थापित किया गया था ना, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान में टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया? तो बिलासपुर के टाउन हॉल पर तिरंगा फहराया गया था। देखो यहाँ पर ऑप्शन में रायपुर भी है, दुर्ग भी है, धमतरी भी है, ये सब ही है, लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा? बिलासपुर रहेगा। ठीक है, बिलासपुर लेना है आपको। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन किसने किया था? ठीक है, वानर सेना का गठन किसने किया था? तो ये बिलासपुर में जो वानर सेना गठन किया गया था इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये किया गया था वासुदेव देवरास के द्वारा। ठीक है, वासुदेव देवरास के द्वारा यहाँ पर वानर सेना का गठन किया गया था। अब इसके बाद देखो, वानर सेना संबंधी जो द्वितीय मतलब जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, द्वितीय चरण पढ़ेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ेंगे तो वहां पर जो वानर सेना का गठन है उससे रिलेटेड भी अगर यहाँ पर क्वेश्चन हमको मिलता है उसको भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन उसी का है, द्वितीय चरण हम जब देखेंगे उसके बारे में है। तो इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? अब यहाँ पर देखेंगे तो वासुदेव देवरास तो नहीं है, मतलब यह प्रथम चरण के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ये द्वितीय चरण के बारे में बात किया जा रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। तो उस समय जो वानर सेना गठन किया गया था वो रायपुर में स्थापित किया गया था और बलीराम दुबे के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बलीराम दुबे। इनको बलीराम आजाद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में मतलब कि 1932 में वानर सेना का गठन रायपुर में किया गया था। बलीराम आजाद संस्थापक थे और यति यतन लाल इसके संचालक थे। ठीक है, यति यतन लाल क्या थे? इसके संचालक थे। ठीक है, जिसका प्रमुख क्षेत्र ब्राह्मणपाड़ा था। ठीक है, ब्राह्मणपाड़ा में मुख्य रूप से ये संचालित किया गया था। ठीक है, रायपुर में। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियां का प्रमुख केंद्र क्या था? ब्राह्मणपाड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण को देखा और अब इसके बाद हम लोग इस प्रथम चरण के दौरान बहुत सारे जो जंगल सत्याग्रह हुए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जंगल सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बनता है, तो उसको हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे। उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज से क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।